वेलकम टू ऑल। आज से हम साइंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस से रिलेटेड तो वो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। हम साइंस को तीनों पार्ट्स में पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री और देन फिजिक्स इन तीनों को देखेंगे। अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरी बायोलॉजी या पूरी फिजिक्स या पूरी केमिस्ट्री कवर करना वो पॉसिबल नहीं है। तो हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं देन स्टार्ट करते हैं। तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है जूलॉजी जिसे हम जंतु हिंदी में जिसे हम जंतु विज्ञान बोलते हैं, दूसरा है बॉटनी जिसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है इसके जो फादर हैं वो एरिस्टोटल हैं, जिन्हें अरस्तु, ठीक है, अरस्तु बोलते हैं। ये बायोलॉजी के फादर है अरस्तु और ये ही जूलॉजी के फादर है। जूलॉजी के और बायोलॉजी के फादर अरस्तु को ही बोला जाता है। और बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, वो है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस ये लिखा है देखो, थियोफ्रेटस हमारे बॉटनी के फादर हैं। ठीक, हमने ये छोटा सा ब्रीफ लिया, आगे हम चलते हैं। अब हम जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का सेल, जिससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम पहले इसे कवर करते हैं। हमारा है सेल। अब जो सेल की स्टडी होती है, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, अब जो ये सेल होती है ना, ये सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी की, जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम सेल बोलते हैं। और इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी, खोज ये की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। मगर जो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी वो डेड थी, मतलब डेड सेल की खोज की थी। ठीक है, तो तो फिर लाइफ सेल की खोज किसने की, वो की थी वॉन लिवनहुक ने। ठीक है, अब हम रॉबर्ट हुक कैसे याद रखेंगे, कोई भी छोटी सी चीज को अगर उठाने के लिए हम हुक से उठा सकते हैं, है ना, हाथ से नहीं पकड़ी जा रही है तो उस हिसाब से हम बस याद करने के लिए, मेमोरी में डालने के लिए हम इतना याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने की थी डेड सेल, मतलब सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और लाइफ सेल की खोज किसने की थी, लिवेनहुक। लिवेनहुक मतलब कैसे याद रखेंगे, ली, ये है ना ली, ऐसे ही याद रख लेंगे, बस याद रखना है हमें, लिवेनहुक ने की थी। ठीक, अब जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी, मतलब क्योंकि हमें थ्योरी के पीछे नहीं जाना, हमारा जो पीसीएस है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें सिर्फ वन लाइनर याद करना है कि सेल की थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वैन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को स्टडी किया, इसकी थ्योरी दी थी सेल से रिलेटेड। ठीक है, हम ऐसे याद रखेंगे। अब जो ह्यूमन है उसकी जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल हम किसे बोलते हैं, स्पर्म। ठीक, स्पर्म ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल है, और लार्जेस्ट सेल क्या है, ओविम। ठीक, ओविम। और ये हमें याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म और लार्जेस्ट सेल ओविम। ठीक, और लॉन्गेस्ट सेल किसे बोला जाता है, ये नर्व सेल होती है, न्यूरॉन जिसे बोलते हैं, तंत्रिका भी बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका। ठीक, तो तंत्रिका जो ये लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, इतना हमने एक सेल का इंट्रोडक्शन लिया, अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका सेल का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो सेल के स्ट्रक्चर में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो हम माइट्रोकॉन्ड्रिया को स्टडी करेंगे। ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो किसने की थी, एल्टमैन ने। ये हमें याद रखना है कि इसकी खोज एल्टमैन ने की थी माइट्रोकॉन्ड्रिया की। और माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ बॉडी। ठीक, पावर हाउस बोला जाता है बॉडी का। और पावर हाउस क्यों बोलते हैं बॉडी का, ये भी अभी हम समझते हैं क्यों। क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर है, ये होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये। ठीक है, ये जो है इसमें ये इसे बोलते हैं हम क्रिस्टी। ठीक है, इसके अंदर होता है क्रिस्टी। और जो ये साइकिल चल रही है, ये वाली साइकिल, इसे बोलते हैं हम क्रेप साइकिल। क्रेप साइकिल। अब जब ये क्रेप साइकिल कंप्लीट होती है, ये वाली, तब होता है ग्लूकोज का निर्माण। ठीक, O2, यहाँ पे ऊर्जा बनती है, इसलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस। ठीक है, जो एक क्रेप साइकिल पूरी होती है इसमें लगते हैं 38 ATP, एरोनियस ट्राइफॉस्फेट। और ये 38 ATP से बनती है एक ग्लूकोज,
ठीक है, एक ग्लूकोज। ठीक, हमारी ह्यूमन बॉडी को एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए होती है? हमारी ह्यूमन बॉडी को चाहिए होती है 2500। 2500 किलो कैलोरीज हमारी एक दिन में नीड होती है। और ये 38, जब ये एक क्रेब साइकिल पूरा होता है तो 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है, 1 किलो कैलोरी। ठीक, इसलिए क्योंकि अब यहाँ हो रहा है ऊर्जा का निर्माण, इसलिए इसे बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस, सॉरी, पावर हाउस। अब पावर हाउस यहाँ पे ऊर्जा तो बन गई, अब ऊर्जा को जो ले जाने का काम, मतलब पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है वो कौन करता है? वो करती है हमारी गोल्जी बॉडी, ये रहा। ठीक, गोल्जी बॉडी का वर्क ऊर्जा को ले जाना। ठीक, इसका ही वर्क बस हमें ऐसे याद रखना है कि गोल्जी बॉडी का क्या वर्क होता है? ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब ले जाना, एक माइटोकॉन्ड्रिया से पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये गोल्जी बॉडी का वर्क होता है। ठीक है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या वर्क होता है? सेंट्रोसोम का वर्क होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अभी हमने पहले देखा था कि जो अगर किसी भी सेल कहीं पे भी तो हमारी चोट लगती है ना, तो वहाँ की सेल जो डेड हो जाती है तो वो रीजनरेट करती है आसपास की सेल आके, तो ये सेंट्रोसोम ही होता है जो नई सेल बनाता है, कोशिका का विभाजन करता है और यही बनाता है। ये भी हमने देखा था कि सबसे जो तेज बनती है सेल रीजनरेट होती है वो होती है लीवर में, है ना, लीवर में सबसे तेज होती है, जिसे यकृत बोलते हैं हिंदी में। ठीक, और जो सबसे धीमी होती है वो होती है ब्रेन में। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन में जो चीज़ें रीजनरेट होती हैं, मतलब ठीक होती हैं, ब्रेन बहुत टाइम लेता है, उसमें बहुत स्लो होती है ये प्रोसेस, इसलिए ब्रेन को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये इस सेंट्रोसोम का वर्क होता है। थर्ड चीज़, ये सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं हम। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये होती है प्रोटीन की बनी, प्रोटीन, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, बस हमें इसमें इतना याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कहीं का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, सेंट्रोसोम। अब हम देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है फोर्थ, वो है ये ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हिंदी में थोड़ा टफ सा नेम है, अंतर प्रदत्त जालिका, याद भी रख सकते हैं, बट इसे ऐसे ही याद रखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है कि जब ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, है ना, तो अब ये आपस में मिलके पिचक ना जाए ये सेल, तो इस सेल को पिचकने से बचाने के लिए ये एक कंकाल की तरह होता है जो इन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करता है ना। बस हमें ये याद रखना है कि ये कंकाल की तरह सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक रफ एयर होता है, एक स्मूथ एयर होता है। जो स्मूथ एयर है इसमें क्या होता है? स्मूथ है, चिपचिपा, ये होता है इसमें फैट, है ना, इसमें होता है हमारा फैट। और जो ये रफ एयर है इसमें क्या होता है? राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स होने के कारण ही खुदरा हो जाता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स हैं, है ना, इसके कारण ये खुदरा सा हो जाता है। ये क्या है? प्रोटीन निर्माण, ये ही होता है, राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन निर्माण करते हैं। ठीक, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक एक सेकेंड में इसे रेज कर देती हूँ। एक होते हैं 70S और दूसरे होते हैं 80S राइबोसोम्स। जो 70S राइबोसोम है ये क्या है? ये जो वायरस वगैरह होते हैं, जो छोटे चीज होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, तो उनमें होते हैं ये 70S। और जो ह्यूमन बॉडी है, बड़े जीव हैं, एनिमल हैं, तो उनमें होते हैं ये 80S, है ना, ह्यूमन वगैरह में होते हैं 80S। बस हमें ये याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कंकाल का काम करता है, मतलब सेल को पिचकने से बचाता है। ठीक है, ये इस दो साइड से, एक साइड से खुदरा होता है रफ, और दूसरी साइड से स्मूथ होता है। जो स्मूथ होता है उसमें फैट होता है ना, और जो रफ होता है उसमें राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं? वो प्रोटीन निर्माण करते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स भी दो टाइप के होते हैं, एक 70S और एक 80S। जो 70S है वो छोटे जीवों में होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जीव, वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा में। और जो ये 80S है ये ह्यूमन या बड़े जीव जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ये है ईआर। ठीक, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं रसधानी, रसधानी, रसधानी। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? पानी को स्टोर करना, है ना, वाटर स्टोर। हमारी बॉडी में, हमारी सेल में जो वाटर स्टोर का वर्क होता है वो यहाँ करती है। अब ये जो एनिमल सेल में ये वैक्यूल बहुत छोटा होता है, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि और क्योंकि हमें इतने पानी की नीड नहीं है जितना एज कंपेयर टू प्लांट सेल। जो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल हम आगे देखेंगे, प्लांट सेल में ये बड़ा होता है क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है ना, एज कंपेयर टू ह्यूमन सेल।
एनिमल सेल सॉरी। ठीक है, वैक्यूल ये हमने देख लिया। अब जो इसमें एक नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देखेंगे, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस की जो खोज की है वो किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी, जैसे हम किसी फ्रूट को ले लें, फ्रूट के अंदर जो बीज होता है उसे, वही न्यूक्लियस है उसका, तो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का, है ना। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इसे बोलते हैं कोशिका का ब्रेन। यही सारी चीजें कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। ये सेंट्रोसोम है, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, व्हीकल्स, इन सबको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ये न्यूक्लियस देता है। इसलिए इसे बोलते हैं ब्रेन, कोशिका का ब्रेन। ठीक है। इसे केंद्रक के अंदर ही, ये जो केंद्रक है इसे हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे डीएनए बोला जाता है। आगे हम डीएनए भी देखेंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ कि केंद्रक के अंदर जितनी भी जानकारी है उसे हम डीएनए बोलते हैं। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो चीज़ जो हमें देखनी है वो देखनी है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? ये एक जल अपघटक एंजाइम है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक एंजाइम, अपघटक, इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। ऐसे ही सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है ना। तो इसे लाइसोसोम को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है। अगर कोई भी सेल अपना वर्क, कोई सेल में कोई भी पार्ट सिर्फ का अपना वर्क अगर अच्छे से नहीं कर रही है, तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो इसे इंस्ट्रक्शन देता है कि इस चीज को खत्म कर दो। ये कोई सेल, कोई भी चीज डेड हो गई है ना, तो उसे न्यूक्लियस हमारा इंस्ट्रक्शन देगा कि आप इसे खत्म कर दो। इसके अंदर एसिड होता है, ये छिड़क के इसे खत्म कर देता है। पुलिस भी बोला जाता है इसे, है ना। सेल में पुलिस का वर्क कौन करता है? लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की, ये फटेगा तो पूरी सेल को खत्म करेगा, है ना। जब चीजें एबनॉर्मल हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर कुछ, तो अगर ये फटता है तो ये पूरी सेल को खत्म कर देता है। इसे आत्महत्या की थैली बोला जाता है ना। ये सेल में पाया जाता, जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड के अंदर ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अगर ब्लड कुछ भी खराब होता है, थोड़ा सा भी कहीं से खराब हुआ, अब सेल में कुछ भी यहाँ पे खराब होता है तो ये लाइसोसोम उस पे एसिड छिड़क के उसे खत्म कर देता है ना। मगर ब्लड में ये प्रोसेस नहीं है। अगर ब्लड में कुछ खराबी होती है थोड़ी सी, तो उसे एस्पिलिन में जाना होता है। एस्पिलिन से फिर वो वहां से वो उसे बाहर निकालता है चेंज करके। तो ब्लड में ये चीज हमें याद रखनी है कि जो लाइसोसोम है वो ब्लड में नहीं पाया जाता। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अब तो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसकी है जीव द्रव्य। ये, अब कोशिका को जीवित रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है। इसमें 95% क्या होता है? पानी। 95% पानी होता है इसमें। ठीक है। तो जीव द्रव्य, अब जीव द्रव्य की जो खोज की थी, इसे डिस्कवर किया, इसका नाम दिया, इस छोटी छोटी चीज का जीव द्रव्य, वो किसने दिया था? वो दिया था परकिंजी। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे हमारे, परकिंजी। 1839, हाँ 1839 में इन्होंने ये दिया था कि ये परकिंजे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जीव द्रव्य को जो जीवन का आधार बताया था वो बताया था हक्सले ने। हक्सले साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने बताया था कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का आधार है। ठीक है। क्योंकि क्या है ना, हमारी पूरी बॉडी में हर जगह पानी है। अगर हमें 1% हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगने लगती है। ठीक। और जब हमें मलेरिया वगैरह होता है तो उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी में 2 से 3 या 4%, ठीक, पानी की कमी हो जाती है। वो मलेरिया या ये जो डिजीज होती है उस टाइम पे, डायरिया वगैरह, हम। और अगर हमारी बॉडी में 10% से ज्यादा पानी की कमी हो जाए तो हम मर जाते हैं। ठीक। तो हमारे लिए, हमारी सेल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी। ठीक है। तो ये जीव द्रव्य जो है, इससे जीवन का आधार, हमारे, हमें ऐसे याद रखना है कि इसका नामकरण किया परकिंजी ने, इसे जीवन का आधार बताया हक्सले ने। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इसे ध्यान रखना है। चलो अब ये हो गया। अब हम इसमें पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज है हमारी प्लांट सेल। अब ये प्लांट सेल, इसमें भी सारी चीजें वही होती हैं बट कुछ चीजें इसमें अलग हैं। वो चीजें इसमें प्लास्टिड, प्लास्टिड, ठीक, ये प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ये सिर्फ ओनली प्लांट्स में ही होता है। क्यों प्लास्टिड क्यों होता है? क्योंकि जो एनिमल सेल है उसे तो भोजन मिल जाता है जो हम खाते हैं उससे,
बट जो ये प्लांट सेल है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। तो इसके लिए उनमें होता है प्लास्टिड। और सारी चीजें वैसी ही होती हैं लगभग, बट ये एक अलग चीज होती है। और इनकी शेप, ये वाली शेप होती है इनकी, है ना। इनकी शेप भी अलग होती है, वो थोड़ा गोल होती है और ये इस टाइप की शेप होती है। जो प्लास्टिड होता है ये 3 टाइप्स का होता है। इनमें हमें बस 3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो प्लास्टिड होता है ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये क्लोरोप्लास्ट। जो ये क्लोरोप्लास्ट इसे बोलते हैं हिंदी में हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। हरित लवक, ये इनका काम होता है भोजन का निर्माण करना। ये करते हैं भोजन का निर्माण, ये भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में भोजन का निर्माण कौन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हमें अभी से चीजें याद रखनी है ताकि हमें आगे जाके रिकॉल करने में दिक्कत ना हो। भोजन का निर्माण प्लांट सेल, प्लास्टिड कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। सेकंड होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये है ल्यूकोप्लास्ट। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, ये कलर नहीं होता इनमें, विदाउट कलर होती है। ये भोजन को स्टोर करती है जड़ों में, है ना, जड़ों में या फलों में भोजन को स्टोर, भोजन को स्टोर, इनका काम होता है भोजन को स्टोर करना, ठीक है, जड़ों में। या फिर जो फल होते हैं उसके अंदर भी जो प्लांट्स होते हैं अपना एक्सेस जो भोजन होता है, एक्सेस फूड होता है, तो वो उसमें उन्हें स्टोर कर लेते हैं। तो हमें 2 चीजें याद होंगी। एक प्लास्टिड जो सिर्फ ओनली प्लांट सेल में होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके लिए। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोरोप्लास्ट, इनका काम भोजन निर्माण करना। सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट, काम इनका भोजन स्टोर करना। अब हम थर्ड देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये है, ये रहा क्रोमोप्लास्ट। अब इस क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? इस क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कलर प्रोवाइड करना। जैसे जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, उन्हें कलर प्रोवाइड करना, ये क्रोमोप्लास्ट का काम होता है। क्रोमोप्लास्ट का काम, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं, देखते हैं कि जो टमाटर होता है ना, टमाटर लाल होता है, टमाटर टमाटो टमाटर लाल होता है। और इसका जो रेड कलर आता है वो किसके कारण आता है? वो होता है लाइकोपेन, लाइको लाइकोपेन, लाइकोपेन होता है जिसके कारण, ये हमें याद रखना है, लाइकोपेन के कारण टमाटर का कलर लाल होता है ना। ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये पूछेगा कि किसके कारण टमाटर का कलर लाल होता है, तो हमें याद रखना है कि लाइकोपेन के कारण टमाटर का कलर या लाल होता है। मतलब हमें 2-3 मेन याद रखने हैं। एक हमें गाजर, गाजर का जो कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन, ठीक। कैरोटीन के कारण गाजर, सॉरी, गाजर, गाजर में जो कलर आता है वो कैरोटीन से आता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज जो चुकंदर होती है ना, चुकंदर में बीटानोन, 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 बीटानोन से चुकंदर में कलर आता है ना। तो ये जो 3 चीजें हमें ये याद रखनी है कि ऐसे अभी हम इसे याद ही कर लेते हैं कि जो टमाटर में लाल रंग होता है वो लाइकोपेन के कारण होता है, जो गाजर का कलर आता है वो क्लोरोटीन के कारण आता है, और जो थर्ड इज जो चुकंदर में कलर आता है वो बीटानोन से आता है ना। तो ये हमारी प्लांट सेल में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एनिमल सेल से अलग करती है, वो हमने देख लिया है कि प्लास्टिड होता है। वो प्लास्टिड क्यों होता है वो भी हमने भी याद कर लिया कि वो इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं, और प्लांट सेल को भोजन हम जो खाते हैं उससे मिल जाता है। तो ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। आगे की चीज हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आती है, ये सीरीज हम आगे बढ़ाएं तो प्लीज आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू।